के इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। विशेष करके वैसे दर्शक जो बीएड डीएलएड वर्तमान समय में अभी कर रहे हैं, करेंट ईयर में हैं, तथा साथ ही साथ वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने सीटीईटी की फॉर्म भरा हुआ है या फिर अन्य विद्यालयों में केवीएस एनवीएस या अन्य विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए आज का हमारा यह एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज का यह एपिसोड जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट इसके पहले एपिसोड में आप देखे होंगे या देख सकते हैं, और यह पार्ट जो है यह सेकेंड पार्ट, आज का पार्ट मिला करके यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का संक्षिप्त परिचय के साथ साथ एक कंप्लीट परिचय है। कम से कम समय में अच्छी सी जानकारी प्राप्त करने के लिए या तो आप बीएड डीएलएड या फिर सीटीईटी या अन्य किसी भी विद्यालयों के प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। कम समय में अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें, स्किप ना करें। स्किप करने से आप इसकी दी जाने वाली जानकारी को नहीं समझ सकेंगे। दूसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से सारे नोट्स हाथ से बने हुए होते हैं, इस कारण इसमें काफ़ी मेहनत करनी होती है। तो आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है और आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर दें, जिससे कि प्रतियोगिता परीक्षा खास करके शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई जो सूचना होती हैं, बीएड डीएलएड एमएड एवं सीटीईटी संबंधित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे उसकी जानकारी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिल सकेगी। इसके लिए आपसे यह गुजारिश है कि आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा कमेंट्स जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, कि आज के जीन पियाजे का यह जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है यह हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसके पहले एपिसोड में आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। जैसे कि शुरुआत होती है हर एक टॉपिक की, इसका परिचय यह है कि जीन पियाजे साहब का जन्म स्विस में हुआ था। यह एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अल्फ्रेड बिन के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण पर कार्य करते हुए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर अपना मुख्य रूप से जो सिद्धांत दिया था, जिसके लिए ज़्यादा फेमस हुए। आज संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर यदि कोई चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहले जीन पियाजे साहब का नाम आता है। तीसरा पॉइंट है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। और चौथा पॉइंट है कि मूल रूप से पियाजे जीव वैज्ञानिक थे। अब बात यहाँ निकल करके जो सबसे महत्वपूर्ण आती है, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से जो नोट्स देते हैं, आपको जो पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, उसका अभिप्राय यह हमेशा होता है कि प्रश्न आप सीधे सीधे जो बनते हो तो आप जान ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, परंतु प्रश्नों को कैसे घुमा करके पूछा जाता है, कैसे बताया, कैसे लिखा जाता है, कैसे आप अच्छे प्रश्न लिखें, कैसे उत्तर लिखें जिससे कि आपको अच्छे अंक आ सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम लोग बात करते हैं। तो इसी सिलसिले में आपसे आज चर्चा हो रही है। आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं, यदि आप बिहार यूनिवर्सिटी के बीएड के फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको बताना चाहते हैं कि इस पर संबंधित गेस्ट प्रश्नों की सीरीज पहले हमारी जारी हो चुकी हुई है। आप हमारे इस YouTube चैनल में सर्च करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, डीएलएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सभी विषयों के गेस आपके डाले जा चुके हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो आपको दिए गए हैं वे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप चाहें तो उनकी तैयारी करके आप अच्छे से अपने पेपर को निकाल सकते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि उसकी तैयारी से आपके कोई भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ जो मैंने आपको परिचय दिया है वह सीधा सीधा परिचय है, लेकिन प्रश्न किस प्रकार से घुमा करके पूछे जाते हैं उस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से प्रश्न यह बनता है कि जीन पियाजे के विकास के किस सिद्धांत से जाने जाते हैं, तो आपको कहना होगा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जाने जाते हैं। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो वो स्विस के मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न इसमें फिर से घुमा करके पूछा जाता है दूसरे तरीके से कि इन्होंने जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उस समय वो क्या कर रहे थे, कहाँ थे, तो उसको आप जवाब देंगे कि अल्फ्रेड बिन के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण के कार्य पर लगे हुए थे। उसी समय इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दूसरे अर्थों में घुमा करके प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत
को भौतिक विकास का सिद्धांत किसने कहा था? तो जिन पियाजे साहब ने कहा था। या यूँ कह सकते हैं कि भौतिक विकास के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो भौतिक विकास के सिद्धांत से जाना जाता है। और भौतिक विकास के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक प्रश्नों को कई तरीके से घुमा करके पूछा जाता है। परीक्षा में आपको जवाब देने होंगे। CTT की परीक्षा हो या B.Ed या DLED या फिर M.Ed की परीक्षा हो, उन सबों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। फिर से आपसे पूछा जाता है कि जीव वैज्ञानिक ऐसे कौन थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था? तो उन्हें हम जिन पियाजे साहब कहते हैं। या जिन पियाजे साहब जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था, उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जीव वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये 4 पॉइंट से बहुत सारे प्रश्न बने। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि क्या है। तो इन्होंने 2 सिद्धांत दिए थे। जब उन्होंने अल्फ्रेड बिन के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण पर कार्य करते हुए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जब दे रहे थे, उस समय सिद्धांत के दौरान इन्होंने 2 तरह के सिद्धांत दिए थे। इनके सिद्धांत 2 प्रकार के थे। एक का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और दूसरा था नैतिक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के डिटेल्स में हम लोगों ने अपने इस वीडियो के पहले पार्ट में देख चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि यदि आपको न समझ में आया हो तो कृपया हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्न को, अपनी समस्या को रखें। आपको मैं पूर्ण सहमत, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आपकी सभी जो इसमें क्वेरी हैं उसको उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा। अब इसका दूसरा भाग है नैतिक विकास का सिद्धांत, जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जिन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया था, उसके लिए उन्होंने 1932 में एक किताब लिखी थी। यह प्रश्न पुनः आपसे बनता है कि जिन पियाजे के द्वारा लिखे गए किताब का क्या नाम है? तो आपको याद रखना पड़ेगा द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। जिन पियाजे साहब ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। या दूसरे अर्थों में पूछा जाता है कि द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड कब लिखी गई थी? तो 1932 में लिखी गई थी। या द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड का यह जो किताब लिखा गया है, यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो जिन पियाजे साहब के द्वारा लिखा गया। जिन पियाजे साहब ने कुछ और भी मुख्य बातें कही थी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को लेकर के। उसका पहला पॉइंट यह इस प्रकार आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं जो कि पहला पॉइंट क्या कहता है। इस पर आइए ध्यान देते हैं। बच्चों के नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक पैटर्न होता है जो बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। यहाँ देखिए 2 बातें यहाँ निकल करके सामने आ रही है। एक है बौद्धिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम होता है, अर्थात बच्चों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वह धीरे धीरे उसकी बुद्धि में विकास होता है और इससे नैतिक और बौद्धिक दोनों विकास होते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया है कि दूसरा पॉइंट जो इसमें आपको कहा गया है वह तार्किक पैटर्न, अर्थात बच्चे किसी भी बात को स्वयं सीधे सीधे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्हें समझने के लिए, समझाने के लिए उनको तर्क देना पड़ता है कि क्यों यह ऐसा हो रहा है और यदि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बच्चों के नैतिक निर्णय के विकास, बच्चे किसी भी बात को सीधे सीधे स्वीकार नहीं करते हैं। बच्चों की जो उम्र होती है जिस समय उनके अंदर नैतिक विकास हो रहा होता है, वह किसी बात को सीधे सीधे स्वीकार नहीं करते हैं। उस पर उनकी बौद्धिक विकास के लिए उन्हें जो निर्णय लिए जाते हैं उनको समझाया जाता है और उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर में विकास होता जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चे बचपन में मैच्योर की तरह बात करने लगे और जब बड़े होते हैं तो बच्चे की तरह बात करने लगते हैं। नहीं, उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिससे तार्किक पैटर्न के साथ साथ बौद्धिक विकास का भी उन्हें ध्यान रखा जाता है। इसी से संबंधित उनका दूसरा विचार और था कि पियाजे के अनुसार नैतिक विकास न्याय के परिपक्व तथा स्वस्फूर्ति प्रत्ययों को प्राप्ति है जिससे बालक अपने की वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए अब अपने में परिवर्तित करता है। अभिप्राय यहाँ यह हुआ जो जिन पियाजे साहब ने कहा है, उसका अर्थ यह हुआ कि नैतिक विकास न्याय के परिपक्व, अर्थात जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है नैतिकता का भी विकास होता है और जब नैतिकता का विकास किसी भी व्यक्ति के अंदर होता है तो वह न्याय और अन्याय की बात करने लगता है, उसके अंदर परिपक्वता का विकास होता है और इस तरीके से वह स्वस्फूर्ति प्रत्ययों को प्राप्त करता है, जिसे
जिसे बालक अपने ही वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, अर्थात जिस वातावरण में वह रहता है आपस में उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ विकसित होने लगती है और उसके अनुरूप अपने आप को ढालने लगता है। इस प्रकार क्या है कि पहले की अवस्था और वर्तमान की अवस्था में उसमें क्या है कि परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी बात को जिन प्याजे साहब ने कहा था कि नैतिक विकास न्याय के परिपक्व तथा स्वस्फूर्ति प्रत्ययों को प्राप्ति है, जिसे बालक अपने को वातावरण के साथ अंतःक्रिया से अभिप्राय हुआ कि व्यक्ति बच्चा पहले से जो जानकारी रखता है, अनुभव रखता है और परिस्थिति के अनुरूप जो अपने आप को ढालता है, इसे हम अंतःक्रिया के रूप में जानते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। अंतःक्रिया का अर्थ हुआ कि किसी से पूछा नहीं जाता है, किसी से सलाह नहीं लिया जाता है, अपने स्वयं के विवेक से, बुद्धि से, न्यायिक शक्ति, नैतिक शक्ति तथा आत्मशक्ति के द्वारा वह उस परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करता है। इसे अंतःक्रिया कह रहे हैं। नैतिक विकास की अवस्थाएं, नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई है। पहला है प्रतिमानहीनता, दूसरा है प्रायत्सत्ता, तीसरा है प्रायत्तता पारस्परिकता और चौथा है स्वायत्तता किशोरावस्था। अभी आगे हम इन सभी चारों बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे जो यहाँ बताया गया है। पहला है प्रतिमानहीनता, दूसरा है प्रायत्तसत्ता, तीसरा है प्रायत्तता पारस्परिकता, चौथा है स्वायत्तता किशोरावस्था। चलिए इसी पर एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या कहा गया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिमानहीनता किसे कहते हैं? प्रतिमानहीनता में बच्चा जब से जन्म लेता है तब से 5 वर्ष की आयु की अवस्था को हम प्रतिमानहीनता कहते हैं। अब बात यहाँ निकल करके यह आती है कि सामाजिक बंधन, इसमें किन 0 से 5 वर्ष के 2 बच्चे होते हैं, उसमें किन भावनाओं का विकास होता है? तो सामाजिक बंधन का विकास होता है, अर्थात अपने परिवार में माता पिता भाई बहन के साथ साथ जैसे ही परिवार से बाहर वह निकलता है, समाज में निकलता है, तो वहाँ मित्र बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, वहाँ एक दूसरे के सहयोग करते हैं। इसलिए कहा गया सामाजिक बंधन कानून प्रतिबंध से अनभिज्ञ होते हैं। किसी प्रकार का उनके ऊपर बंदिश है, कोई प्रतिबंध है, दबाव है, इन सभी बातों से वह धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। अगला पॉइंट है कि बालक के व्यवहार का मुख्य आधार सुख दुख का भाव होता है, अर्थात जैसे ही बच्चा सामाजिक बंधन में आने लगता है, कानून समझने लगता है, प्रतिबंध को समझने लगता है, तो वहाँ से उसके अंदर में सुख और दुख दोनों व्यवहार आने लगते हैं और इस तरीके से वह काफ़ी अनुभवी होने लगता है और नैतिकता की बात करने लगता है। इसीलिए कहा गया है प्रतिमानहीनता। दूसरा है प्रायत्तसत्ता। इसमें कौन से लोग आते हैं? तो प्रायत्तसत्ता में 5 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे आते हैं। इसके तहत नैतिक विकास पुरस्कार दंड से प्रभावित होते हैं, अर्थात 5 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों को यदि प्रोत्साहित करना है, विकसित करना है, उसके अंदर विकास देखना है, तो उनके अंदर पुरस्कार की भावना डालिए, दंड की भावना, अर्थात जहाँ गलती करे तो उन्हें कुछ डर या धमकी भी मिलना चाहिए जिससे कि वह अपने आप में गलत रास्ते पर ना जाएं। पुरस्कार अर्थात उन्हें अपने जो कार्य कर रहे हैं उसमें प्रोत्साहन के लिए उन्हें पुरस्कार, इन सभी माध्यमों से हम उन्हें विकसित नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि बालक को उसके उचित आचरण करने का प्रशिक्षण दिया जाए, अर्थात बालक जिस गुण में इस बात का विचार रखते हैं कि बालक के अंदर कुछ न कुछ अच्छे गुण होने चाहिए, जो उनके माता पिता के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा तथा बड़े बुजुर्गों के द्वारा सिखाया समझाया जाता है, यह विकास धीरे धीरे उनको 5 वर्ष से 8 वर्ष की अवस्था में होने लगते हैं। और चौथा है नैतिकता विकास बाह्य सत्ता के द्वारा नियंत्रित होता है। बच्चों के अंदर जो माता पिता, शिक्षक तथा अपने से बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो उनके नैतिक गुणों का विकास होता है, उससे वह बच्चा अपने आप को बाहर की गलत आदतों, गलत कुरीतियों के, गलत व्यवहारों से अपने आप को रोकता है, बचाता है तथा अपने आप में वह एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बालक, एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करता है। इसे हम कहते हैं प्रायत्तसत्ता। तीसरा पॉइंट आता है प्रायत्तसत्ता पारस्परिकता। पारस्परिकता यह क्या होता है? तो 9 वर्ष से 13 वर्ष की जो अवस्था होती है इसे प्रायत्तता सत्ता के नाम से जाना जाता है। इसमें जो बच्चे होते हैं, 9 वर्ष से 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर सभी दोस्तों के प्रति जो होता है, इस उम्र में जो ज़्यादातर बच्चे समान आयु वर्ग के होते हैं, वयस्क होते हैं और सबों एक दूसरे को सहयोग करते हैं। सहयोग की भावना इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है, एक दूसरे के अंदर कोऑपरेशन की भावना ज़्यादा बढ़ जाती है तथा उनके विचार से वे प्रभावित भी होने लगते हैं। मित्रों में यदि कोई बात नहीं आ गई तो सभी बच्चे उसमें प्रभावित हो जाते हैं। कोई भी डिसीजन लेने में वह
अपने से ज़्यादा ग्रुप को, सहयोग को, समूह को ज़्यादा वह तरजीह देते हैं। समूह में ऐसा कह दिया गया, समूह ने ऐसा कर लिया, उसी प्रवाह में बह जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है प्रायतता पारस्परिकता। इस उम्र में 9 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था में बच्चों के अंदर सहयोगात्मक भावना के साथ साथ सामूहिकता की भावना ज़्यादा विकसित हो जाती है, क्योंकि इसमें सभी बच्चे समान आयु के होते हैं, समान वर्ग के होते हैं तथा वयस्कता के नज़दीक में होते हैं। इस कारण उनके अंदर समान आयु वर्ग वयस्कों के साथ सहयोग पर बल के साथ साथ उनके विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। चौथा पॉइंट होता है कि बालक में स्वयं की समझ विकसित होने लगती है। स्वयं की समझ विकसित होने से अभिप्राय है क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, उन चीज़ों को समझने लगता है, और जिसके वजह से क्या है कि वह समूह में कभी रहता भी है और समूह से बाहर भी हो जाता है। समूह से बाहर तब होता है जब उसके अंदर स्वयं लगता है कि नहीं, ये समूह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों के, शिक्षकों के दिए गए संस्कार, दिए गए सलाह, दिए गए जो विचार होते हैं उसके अनुसार यदि उसे लगता है कि नहीं हमारे अनुरूप नहीं है तो उससे वह दूरी बना लेता है। और कुछ बच्चों के अंदर यदि गलत प्रवृत्ति होती है तो उस गलत समूह में जा कर के शामिल होकर के अपना समय, जीवन सब कुछ बर्बाद कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि बालक में स्वयं की समझ विकसित होने लगती है। 3 पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट जो हमारे लिए है वह यह है कि स्वायत्तता किशोरावस्था। नाम से ही पता चलता है स्वायत्तता अर्थात स्वतंत्रता। किशोरावस्था मतलब वह बच्चा अब सियाना होने लग रहा है। बाल्यावस्था के बाद जो है किशोरावस्था में आने लगता है। किशोरावस्था की उम्र जो होती है 13 वर्ष से 18 वर्ष की होती है। किशोरावस्था की उम्र जो होती है वह 13 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है तो इसमें होने वाले जो मुख्य परिवर्तन होते हैं कि किशोरों में पूर्ण रूप से सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लगती है। और जब सोचने समझने की क्षमता विकसित होने लगती है तो धीरे धीरे उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है और वह अपने उत्तरदायित्व को विकसित करने लगता है। अर्थात वह अपने आप को जिम्मेवार समझने लगता है, घर के प्रति, अपने आप के प्रति, परिवार के प्रति, अपने से बड़े बुजुर्गों के प्रति उसके अंदर उत्तरदायित्व विकसित होने लगते हैं। तो स्वायत्तता किशोरावस्था में होता क्या है कि किशोर में पूर्ण रूप से सोचने समझने व्यवहार करने की उत्तरदायित्व जिम्मेदारी विकसित होने लगती है। और इसी का तीसरा पॉइंट यह होता है कि किशोर स्वयं के लिए वयस्क सा सम्मान चाहता है। बड़े बुजुर्ग को जैसे हम सम्मान देते हैं, सम्मानित करते हैं, उसी तरह किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी सम्मान चाहिए होता है। सम्मान के प्रति उनकी भी जिज्ञासा बढ़ने लगती है, वह भी सम्मान चाहते हैं। यदि कहीं पर उनके वैचारिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो वहाँ से वह दुखी होकर के नाराज हो जाते हैं और गलत रास्ते को अख्तियार कर लेते हैं। अतः हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन प्याजे साहब के इन संज्ञानात्मक विकास के जो मुख्य पॉइंट्स बताए गए हैं कि किशोर स्वयं के लिए, किशोर उस अवस्था में इस बात को ध्यान में रखता है और वह स्वयं से भी सम्मान की इच्छा रखता है, जैसे कि बड़े बुजुर्गों के साथ सम्मान की भावना होती है। अगला पॉइंट यह है कि प्याजे ने नैतिक विकास की अवस्था को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण विकास काल में नैतिकता के 3 स्तर को बांटा। ये 3 स्तर हैं। पहला नैतिक यथार्थता, दूसरा है नैतिक समानता और तीसरा है नैतिक सापेक्षता। फिर से बता रहा हूँ, उन्होंने जो 3 सिद्धांत मुख्य रूप से दिए थे, पहला है नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और तीसरा है नैतिक सापेक्षता। अब इन तीनों बिंदुओं को एक एक करके हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इस पर ध्यान देते हैं कि ऐसे कौन कौन से 3 बिंदु हैं। नैतिक यथार्थता किसे कहते हैं? नैतिक यथार्थता से अभिप्राय यह होता है कि बालक में बाध्यता स्वरूप नैतिक मानकों को स्वीकार करता है और उनके आचरण में लाता है। नैतिकता से अभिप्राय यहाँ यह है कि वैसे ज्ञान, वैसे विचार, वैसे जो उनके सुझाव दिए जाते हैं जो कि समाज में स्वीकारणीय होते हैं, जो कि उचित होता है, अनुचित नहीं होता है, तो वैसी भावनाएं, वैसे विकास, वैसे सलाह, वैसे विचार जिससे कि बच्चों को समाज में जीवन जीने के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, सम्मान के साथ वह व्यक्ति जीवन जी सकता है। और इस तरीके के जो विचार होते हैं, उनके व्यवहार होते हैं, उनके आचरण होते हैं, उसे हम नैतिक आचरण कहते हैं। तो बालकों के अंदर इस अवस्था में क्या है कि बाध्यता स्वरूप नैतिक मानकों का स्वीकार करते हुए उनके अंदर इन आचरणों का विकास होने लगता है और जिसे समाज स्वीकार करता है। इसीलिए इसे नैतिक यथार्थता का सिद्धांत कहा गया है। दूसरा है कि नैतिक समानता। पहले यथार्थता, फिर है समानता। समानता से अभिप्राय है कि बालक परस्पर सहमति के आधार पर नियमों को बनाते हैं। बालक सहयोगात्मक खेल अधिक खेलना पसंद करते हैं। नैतिकता के आधार पर जैसा यहाँ बात आ रही है समानता से अभिप्राय यह है
कि वह अपने उम्र के बच्चों के साथ, यदि 5वां में पढ़ रहा है, 6वां में पढ़ रहा है, 7वां में पढ़ रहा है, या 10 वर्ष का उम्र है या 12 वर्ष की उम्र है, या जिस भी उम्र का वह बच्चा होता है, जो यह नैतिकता के जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के तहत 0 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष, विशेष करके जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर 13 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर समानता का भाव जब आने लगता है तो वह परस्पर एक दूसरे की सहमति के आधार पर नियमों को बनाते हैं। बालक सहयोगात्मक खेल अधिक खेलना पसंद करते हैं। अब तीसरा और आखिरी पॉइंट यह है कि नैतिक सापेक्षता का जो उनके अंदर दायित्व का विकास होता है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बिना किसी बाहरी दबाव के न्याय के आदर्श का अनुसरण किया जाता है। बिना किसी बाहरी दबाव के न्याय के आदर्श का अनुसरण किया जाता है, लेकिन इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होता है। किशोर स्वयं के नियम बनाना शुरू कर देते हैं। अर्थात यह हुआ कि जब बच्चा जैसे जैसे 18 वर्ष के करीब पहुंचते जाता है, वह बाहरी दबाव के न्याय के आदर्श के अनुसार किया जाता है। अर्थात उसके अंदर जो बात व्यवहार परिवर्तन होने लगते हैं, वह बाहरी दबाव अर्थात समाज क्या कहेगा, परिवार के लोग क्या कहेंगे, मित्रों के द्वारा क्या रिस्पांस मिलेगा, इन सब बातों पर वह ज़्यादा ध्यान देने लगता है। अर्थात वह बाहरी दबाव में न्याय के आदर्शों का अनुसरण किया जाता है। और क्या होता है, जिससे स्वयं जो वह किशोर है स्वयं के नियम बनाना शुरू करते रहता है। अर्थात उसको समाज के रिक्वायरमेंट के अनुसार न्यायिक जो पद्धति है या जो समाज का डिमांड है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वह बच्चा स्वयं में परिवर्तन लाना शुरू कर देता है और अपने नियम निर्धारित करना शुरू कर देता है। यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बच्चों के लिए, कि उसके अंदर नैतिक सापेक्षता का विकास होने लगता है। आज का यह जो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो पक्ष हम लोगों ने पढ़े हैं, जो मुख्य बिंदु हम लोग आज लोग चर्चा किए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपके CTET के साथ साथ BEd DLED एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होंगे। इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि यह सेट ख़त्म होने के बाद, यह जो टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊँगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और अपना कमेंट्स ज़रूर दें। उम्मीद करता हूं कि फिर हमारी आपकी मुलाकात अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक को लेकर के होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें तथा जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास में हमेशा लगे रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।